नमस्कार दोस्तों, यू आर ट्यून्ड इन टू रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। अब वक्त हो चला है आपके फेवरेट शो का, द बुक वर्ल्ड, और मैं राजेश्वरी आपके लिए लेके आई हूँ अमिश त्रिपाठी द्वारा लिखित द सायन ऑफ इक्ष्वाकु की अगली कड़ी। चलिए एक रिकैप देख ले। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं और कई साल इंतजार करने के बाद कौशल्या जी को रामचंद्र जी का जन्म हुआ। उस समय राजा दशरथ समुद्र तट पर रावण के साथ युद्ध करते हुए युद्ध में हार जाते हैं। कैकेयी उन्हें बचा के किसी तरह वापस तो ले आती है, मगर इन सब चीजों का असर रामचंद्र जी की किस्मत पे बहुत बुरी तरह से पड़ता है, क्योंकि सब लोग उन्हें अशुभ समझकर उनके जन्म को अच्छा नहीं मानते। इसके बाद सब बच्चे यानी 3 साल बाद सब बच्चे गुरुकुल चले जाते हैं और रामचंद्र जी के 18 साल पूरे होने के बाद गुरुकुल से सब वापस आ जाते हैं और सब लोग बहुत निपुण बन के आते हैं। हाँ, मगर सब भाइयों के बीच में बहुत अच्छा प्रेम भरा संबंध था और उनकी एक बहन भी बनी, यानी रानी कैकेयी के साथ जो उनकी फ्रेंड यानी उनकी सखी आई थी मंथरा, उसकी बेटी थी रोशनी, जो इन भाइयों की बहुत अच्छी बहन बन जाती है। वापस आने के बाद रामचंद्र जी को पुलिस चीफ बनने की पदवी मिलती है, भरत जी को डिप्लोमेटिक रिलेशंस मेंटेन करने की पदवी मिलती है। हालांकि रामचंद्र जी से थोड़े मायूस हुए, मगर रोशनी ने उन्हें बहुत एनकरेज किया और देखते ही देखते एक ही साल में सारी स्मृतियों को पढ़कर और नया कानून बनाकर उसे लागू कर रामचंद्र जी ने पूरी अयोध्या को मोस्ट सेफ प्लेस बना दिया। यानी सब लोग अब रूल्स प्रॉपरली फॉलो करके जीते थे, इस हद तक कि लड़कियों का अकेले जाना आना भी बहुत सेफ हो गया था। ऐसा होते एक दिन रानी कैकेयी ने रामचंद्र जी को कहा कि दशरथ जी को वो शिकार के लिए ले जाएं, क्योंकि भरत बाहर गए हुए थे। रामचंद्र जी और लक्ष्मण राजा दशरथ के साथ शिकार करने चले गए और ऑफ कोर्स पूरी टोली मंडली उनके साथ चली। एक टाइगर के पीछे लगते लगते दशरथ अपने दोनों पुत्रों के साथ जंगल में अकेले पड़ गए। निशाना उन्होंने खूब बढ़िया साध के टाइगर को तो मार दिया, मगर सामने से एक लेपर्ड ने उनपे हमला किया और उनको बचाते बचाते रामचंद्र जी बुरी तरह से घायल हो गए। इसके बाद राजा दशरथ के अपने प्राइवेट कक्ष में यानी राजसी कमरे में ही रामचंद्र जी को रखा गया और उनका ट्रीटमेंट चलता रहा। इस दौरान राजा दशरथ और रामचंद्र जी की जो वार्तालाप हुई, दशरथ जी को तब समझ में आया कि मैं अपने पुत्र को आज ही जानने लगा हूँ। और एक ही दिन में ऐसा हुआ कि दशरथ जी और राम इतने क्लोज हो गए मानो कि अब उन्हें कभी अलग नहीं किया जा सके। इस पॉजिटिव नोट में हमने कहानी को छोड़ा था। अब आगे देखते हैं कहानी में क्या होता है। अगले दिन सुबह जब राम जी की आंख खुली तो उन्होंने एक बहुत शुभ प्रभात का अनुभव किया। लक्ष्मण पास ही में खड़े बहुत प्रसन्न जान पड़ते थे। दूसरी तरफ राजा दशरथ अपने मोबाइल सिंहासन पर विराजमान थे और उनके सर पर सूर्यवंश का मुकुट भी सुशोभायमान हो रहा था। राजा ने बाहर से प्रहरी को बुलवाया और सारे नोबल्स को अंदर भेजने को कहा। सब नोबल सीधे आकर सेमी सर्कल बना के राजा के सामने खड़े हो गए। राजा ने बहुत अधिकारपूर्ण स्वर में कहा, मुझे मेरे पुत्र को देखने दें। सारे नोबल्स चौंक गए। इतना अथॉरिटेटिव तो राजा की आवाज हमने बहुत साल बाद सुनी है। राजा ने सीधे राम जी की ओर देखा और कहा, खड़े हो जाओ। तुरंत लक्ष्मण उनकी हेल्प करने जाने लगे, मगर राजा ने रोक दिया। राम जी लड़खड़ाते हुए, क्योंकि बहुत वीक थे, दशरथ जी के सामने पहुंचे और प्रणाम किया उन्होंने। राजा ने कहा, घुटने टेको। राम जी बहुत मुश्किल से घुटने टेकने की कोशिश करने लगे। तब दशरथ जी ने राम जी की आंख में आंख मिलाकर कहा, घुटने टेको पुत्र। राम जी की तो आंखें भर आईं। उन्होंने झुक के राजा जी को प्रणाम किया तो राजा ने आशीर्वाद दिया, हे रघुकुल के रक्षक, तुम्हारी जय हो। राम जी की आंखें भरा चुकी थीं और वो अपना सर अब उठाना ही नहीं चाह रहे थे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि कोई भी उन्हें इस हालात में देखे। स्वयं को थोड़ा संभालने के बाद वे उठे और उन्होंने राजा को पुनः प्रणाम कर राजा जी की जय बोली। यह सुन के तो सारे नोबल्स की रोंगटे खड़ी हो गई। मृगस्य ने तो एंटागनाइज करने की कोशिश करी, मगर राजा ने बहुत अधिकारपूर्ण आवाज में
उन्हें बिल्कुल शांत कर दिया। सारे नोबल्स चुपचाप बाहर चले गए। इसके बाद सब लोग जब अयोध्या पहुंचे, वहां पर तो सब जगह ये बात फैल गई। भरत और बाकी राजकुमार तो राम जी के लिए बहुत खुश थे। भरत ने कहा, दादा आप तो ये डिजर्व करते थे, ये तो आपको बनना ही था। और कैकेयी को तो कुछ भी नहीं समझ आया कि हुआ क्या। वह बार बार पूछती रही, ऐसा क्या हुआ? रात भर में आपने राम को क्राउन प्रिंस घोषित कर दिया, अगला राजा आपने उसको घोषित कर दिया। दशरथ जी ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने अपना कक्ष खाली किया, अपनी सारी पैराफर्नेलिया समेटी, उनके सारे सेवक और आदमी सब के समेत वे कौशल्या के कक्ष में शिफ्ट हो गए। कैकेयी को तो कुछ भी न समझ आया और कौशल्या वो उससे ज्यादा पजल्ड थी। वो सोचने लगी, मेरी ये इतनी खुशी मैं सेलिब्रेट कर सकती हूँ? क्या ये खुशी मेरे पास ठहरने वाली है या ये सिर्फ कुछ दिन की मेहमान है? वो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी बेचारी। भाइयों के साथ इस खुशी में शामिल होने के लिए रोशनी भी आ गई थी और सब लोग राम जी को बधाई दे रहे थे। रोशनी ने कहा कि आते समय रास्ते में वो गुरु वशिष्ठ से मिली थी और वो कह रहे थे कि कानून को नियंत्रित करके जो हालात राम ने स्थापित किए हैं वो तो एक छोटा सा ट्रेलर है। राम तो इससे बहुत ज्यादा हासिल कर सकता है, उसमें है ये पोटेंशियल। ये बातें करते हुए सब लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे थे और रोशनी के मन में आया कि इन भाइयों का आपस का तालमेल कितना अच्छा है। इन स्पाइट ऑफ द पॉलिटिकल सिचुएशंस इनों के आपस के रिलेशनशिप्स बहुत हेल्दी है। फिर रोशनी ने कहा कि उसे अब जाना होगा। राम जी के पूछने पर उसने बताया कि जो हर गांव में वो मेडिकल कैंप्स लगाती है लोगों को हेल्प करने के लिए, इस बार सरैया गांव का टर्न था। राम जी थोड़े चिंतित थे क्योंकि वह गांव बहुत अच्छा नहीं माना जाता था और इट वॉज अ नोटोरियस प्लेस। उन्होंने कहा कि तुम्हें अकेले नहीं जाना चाहिए, किसी को साथ में लेके जाना चाहिए। तो उसने कहा, मेरे साथ मेरे हेल्पर्स तो हैं ही, मगर तुम चिंता मत करो क्योंकि मैं सुबह जाके शाम तक आ जाऊंगी, रात को मैं बाहर नहीं ठहरूंगी। उसने ये भी देखा कि राम जी के हाथ में अभी तक वो राखी बंधी हुई थी जो उसने उनको बांधी थी। अब इसके बाद लेखक कहानी जरा लक्ष्मण की ओर लेके जाते हैं। अपनी हॉर्स राइडिंग की हॉबी को वो अच्छे से परिपूर्ण कर रहे थे और एक दिन सरयू नदी के पास में जो ऊंचाई से नीचे खाई की ओर आने वाले रास्ते पे वो अपनी हॉर्स राइडिंग की बहुत अच्छी खासी प्रैक्टिस कर रहे थे। अपनी घुड़सवारी पूरी कर जब लक्ष्मण वापस अयोध्या की ओर जाने लगे, थोड़ी दूर में एक मीटिंग चल रही थी। यदि लक्ष्मण को इसके बारे में पता होता तो चुपके से वो उसे अवश्य सुनते, मगर उन्हें पता नहीं था। अगेन वशिष्ठ जी उस मिस्टीरियस नागा से बातें कर रहे थे और उन दोनों की बातें, वर्ड्स कुछ आधे अधूरे से ऐसे जान पड़ते थे। फेलियर? हाँ, किसका फेलियर? मैं ये वर्ड नहीं यूज करता, ये नागा कह रहा था। वशिष्ठ जी अचानक चुप हो गए। उन्हें लगा कि उन्हें कोई आवाज आई। उसके बाद जब वापस बात शुरू हुई तो नागा ने राम जी के बारे में पूछा और कहा, क्या आप जानते हैं आपके दोस्त यहाँ आने वाले हैं राम को ढूंढते हुए? हाँ, मैं जानता हूँ। तो आप क्या करेंगे? नागा ने पूछा। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं राम को ये खुद हैंडल करना पड़ेगा। इतनी देर में पीछे की झाड़ियों से कुछ लकड़ियों की आवाज आई, पेड़ पौधों की, और नागा थोड़ा सतर्क हो गया। उसने कहा, अब मुझे जाना चाहिए। हालांकि उसे लगा कि ये किसी जानवर की वजह से आवाज आई होगी, स्टिल ही वांटेड टू बी केयरफुल। वो अपने घोड़े पे चढ़ा और वशिष्ठ जी को नमस्ते करके वो चला गया। अब स्टोरी रोशनी के पास जाती है। रोशनी जिस विलेज में मेडिकल कैंप लगाने गई थी और उन्होंने सब विलेजर्स को वहाँ पे ट्रीट किया था, अब शाम हो चली थी और लास्ट बच्चे को देख रही थी। उसको सारे सजेशंस देकर उसकी मदर को समझाकर अब रोशनी जाने के लिए कहने लगी। तो विलेज चीफ ने उसे वापस पूछा दोबारा से कि आप आज ही जाना चाहती हैं? आप अयोध्या तक रात तक पहुंच नहीं पाएंगी और गेट्स बंद हो जाएंगे। उसने कहा, नहीं नहीं, मैं पहुंच जाऊंगी समय से, क्योंकि मेरी माँ ने एक सेलिब्रेशन रखा है और मैं उसके पहले वहां पे पहुंचना चाहती हूँ। वो जाने लगी तो विलेज चीफ ने उसके पैर छूने चाहे और रोशनी हमेशा की तरह पीछे हो गई और उसने कहा, मैं आपसे छोटी हूँ, आप ऐसे मुझे एम्बेरस न किया कीजिए। भगवान रुद्र को धन्यवाद दीजिए कि मैं कुछ काम आ सक रही हूँ सबके लिए। उसने अपने असिस्टेंट्स को इशारा किया। वो खुद एक घोड़े पे चढ़ गई और उसके दोनों असिस्टेंट्स अपने अपने घोड़े पे चढ़ के सब दवाइयों का सामान लेके चले गए। तीनों विलेज से बाहर निकलने लगे। थोड़ी देर में उस चीफ के पास, विलेज चीफ के पास 8 घुड़सवार आए पास के इसला विलेज से। उनमें से एक था धानुका, जो उस विलेज चीफ का बेटा था। दिन में
वो लोग आके रोशनी से दवाई ले गए थे। उनके विलेज में बहुत बड़ी महामारी फैली हुई थी। धानुका ने उस विलेज चीफ से कहा कि हमें दवाइयाँ तो सब मिल गई थी, मगर मैं लेडी रोशनी से मिलके उन्हें धन्यवाद देना चाहता था। उस चीफ को थोड़ा आश्चर्य हुआ। ये लड़का बहुत रूड होने के लिए फेमस था, राउडी था। क्या पता रोशनी के अच्छे स्वभाव को देख के वो भी इम्प्रेस हो गया हो, इसलिए उससे मिलना चाह रहा हो। तो उसने उसे बता दिया कि वो ऑलरेडी जा चुकी हैं और विलेज से बाहर निकल चुकी हैं और अयोध्या की ओर जा रही हैं। जब तक धानुका और उसके आदमी रोशनी तक पहुंचे, वो लोग रोशनी लोग काफ़ी अच्छा टाइम बना के जा चुके थे और सरयू नदी तट पर जाकर विश्राम कर रहे थे। बस 1 घंटा ही दूर था अयोध्या। अब तब तक धानुका ने आके कहा, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? रोशनी थोड़ी सरप्राइज हुई। अब धानुका जिस तरीके से बात करके और हंसने लगा, रोशनी को कुछ अंदर उसकी आवाज़ बोली कि अब तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। शी फेल्ट वेरी स्ट्रेंज, शी फेल्ट समथिंग वॉज रॉन्ग। जैसे ही वो अपने घोड़े के पास पहुंची, धानुका ने उसे रोक दिया और कहा, जल्दी क्या है तुम्हें जाने की? रोशनी उसे धक्का मार के भागने लगी, मगर 3 आदमी जो उसके साथ आए थे धानुका के साथ, उन लोगों ने बहुत जल्दी रोशनी को पकड़ लिया। और इसके बाद क्या हुआ ये तो सबको अब समझ ही जाना चाहिए। अब यहाँ पर ऑथर ने जो डिस्क्रिप्शन वो आगे जाके देंगे, इट वॉज अ मच वर्स रेप एंड मर्डर केस दैन द निर्भया केस। उससे भी बदतर यहाँ पे एक जिक्र दिया है ऑथर ने रोशनी के साथ जो हुआ, वो अब आगे जाके इसकी थोड़ी डिस्क्रिप्शन आएगी। तो दोस्तों, ये एटमॉस्फेयर बहुत सैड, बहुत डिप्रेसिंग छा गया है नॉवल में। चारों राजकुमार की जो मुंह बोली बहन रोशनी थी, उसके साथ बहुत भद्दा और बुरा हादसा हुआ है। अब ये राम जी के पास खबर लेके कौन गया? लक्ष्मण जी लेके गए और कुछ भी नहीं बोल पाए, बस रोने लगे और बस कहने लगे, रोशनी रोशनी। राम जी तुरंत खड़े हुए। नेक्स्ट सीन में चारों राजकुमार इकट्ठे थे और भरत और राम गंभीर और लक्ष्मण और शत्रुघ्न को तो रो के रुक नहीं रहे थे, इतना रो रहे थे। मंथरा जी बैठी थी, उनकी बेटी का सर उनकी गोद में था और रोशनी का शरीर सफ़ेद कफन से ढका हुआ था। जब मंथरा जी को उनकी बेटी आई मिली नहीं, रात तक नहीं आई, सुबह सुबह उन्होंने अपने आदमियों को भेजा उसको ढूंढने। सरयू नदी के किनारे रोशनी की बॉडी उन लोगों को मिली थी, पूरी डेवास्टेटेड, वायोलेटेड तरीके से, बहुत बुरी तरह से उसकी बॉडी के साथ ट्रीटमेंट हुआ था। एंड शी वॉज टोटली नेकेड व्हेन शी वॉज फाउंड। उनमें से जो 2 उसके हेल्पर्स थे, एक को वहीं मार के गिराया हुआ था, उसको भी बहुत बुरी तरह से मारा गया था। और जो दूसरा हेल्पर था, मारा तो उसे भी गया था, मगर वो सांस उसकी अटकी हुई थी, वो बच गया था। डॉक्टर उसको हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे, मगर राम जी के पास एक ही अब एम था कि ये पूछे कि कौन थे वो लोग। और उस आदमी के पास राम जी ने जाके पूछने की कोशिश करी। बहुत मुश्किल से उस आदमी ने एक नाम बताया और उसी वक्त उसकी भी मौत हो गई। रोशनी की बॉडी का जो डिस्क्रिप्शन ऑथर ने यहाँ पे दिया है, मुझे क्षमा करिएगा लिसनर्स, उसको तो डिस्क्राइब करना भी इम्पॉसिबल हो रहा है। इट वॉज वर्स दैन दिस निर्भया केस दैट वी हर्ड हियर इन दिल्ली। यानी उन लोगों ने उसकी बॉडी की स्किन तक को स्ट्रिप करा और उसको एसिड पिलाने की कोशिश करी, ऐसे डिस्क्रिप्शंस दिए हुए हैं। रोशनी एक बहुत रेयर फिगर थी जो मासेस के बीच में भी फेमस थी और हाई क्लास के बीच में भी, और वो बहुत चैरिटी करती थी। कैरेक्टर उसका एकदम प्योर और इम्पेकेबल कैरेक्टर था। ऐसे एक हादसे के बाद तो पूरी अयोध्या बिल्कुल आक्रोश में आ गई और सब लोग न्याय चाहते थे। 1 हफ्ते में सारे क्रिमिनल्स को इसला विलेज से पकड़ लिया गया, इससे पहले कि वो भागने में कामयाब होते। और जो इसला विलेज का चीफ था, उसको तो वहाँ की औरतों ने मार मार के लाल पीला कर दिया जब वो अपने बेटे को बचाने की कोशिश करने लगा। वहाँ की औरतें बहुत दुखी थी उसके बेटे के करतूतों से पहले से ही, काफ़ी सालों से। और रामचंद्र जी के इस राज्य में भी उसको अभी तक हथकड़ी लगने का समय नहीं आया था। यही सब मौका मिला उन लोगों को उसको पकड़वाने देने के लिए। सब ने हेल्प करा और 1 हफ्ते के अंदर सब की जजमेंट भी पास हो गई और सबको हैंग टू द नेक सबके लिए घोषित कर दिया गया। मीन्स दे विल बी प्रोसिक्यूटेड, मगर एक को छोड़ के, और जो मेल कल्प्रिट था वो था धानुका। उसको वो लोग हैंगिंग नहीं दे सके बिकॉज लॉ का ये लूप होल था कि उसकी उम्र कम थी।
और ये रामचंद्र जी को बहुत बात परेशान करने लगी और बहुत वो गिल्टी हो गए कि मेरी बहन के गुनहगार को मैं कुछ सज़ा नहीं दिला पाया और ये लॉ का एक लूपहोल है यहाँ पे। राम जी अपने ऑफिस में अपनी प्राइवेट स्टडी में कुर्सी पे बैठे और सामने उस जगह को देख रहे थे गार्डन में जहाँ पर कि बैठ के रोशनी ने उन्हें राखी बांधी थी। राम जी ने अपने कलाई पे देखा, वो राखी अभी तक बंधी हुई थी और उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने आसमान की ओर देखा, धूप चमक रही थी और वहां देखकर उन्होंने कहा, रोशनी मुझे क्षमा करना, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। अपने दुख को कंट्रोल करने के लिए उन्हें कोई रास्ता नहीं समझ आया। राम जी ने जलती लकड़ी उसी हाथ के ऊपर रख के अपना हाथ जला लिया जिस हाथ पे राखी बांधी गई थी और उन्होंने कसम दी थी कि वो अपनी बहन की रक्षा करेंगे। अगले दिन राम जी अपने ऑफिस में बैठे थे तो लक्ष्मण जी बिल्कुल गुस्से में अंदर घुसे। दादा, ये बिल्कुल गलत है। राम अपना दुख अंदर छुपा रहे थे और उनकी आंखों के आंसू भी वो छुपाने की कोशिश कर रहे थे और बोले, लक्ष्मण, ये कानून है और ये सबसे ऊपर है, तुमसे मेरे से भी ऊपर है और उससे, बस इसके आगे राम बोल नहीं पाए। वहां से भरत गुस्से में अंदर घुसे। दादा, अपना सेंटेंस कंप्लीट करिए, क्योंकि रोशनी से भी ऊपर है, ये वो ना बोल पाए ना ये लोग उसको सुन पाते। राम कुछ कहने की कोशिश करने लगे भरत से, मगर भरत ने कहा, बोलिए भैया, आपके हाथ में जो ये राखी है उससे भी बड़ा आपका लॉ है। आप ये बताइए कि रोशनी से भी बड़ा आपका लॉ है। हमने जो वचन दिया था उसको बचाने के लिए, उससे भी बड़ा आपका लॉ है। बोलिए आप अपने मुंह से ये बात। राम जी ने भरत को समझाने की कोशिश करी कि भरत, लॉ अल्टीमेट है और लॉ एक माइनर को एग्जीक्यूट करने की छूट नहीं देता। धानु का माइनर है, अभी वो उस उम्र का नहीं आया है, हम उसे नहीं एग्जीक्यूट कर सकते। भरत बहुत गुस्से में थे। भाड़ में जाए ऐसा कानून, और वैसे भी ये कानून नहीं मांग रहे हैं, हम न्याय मांग रहे हैं। क्या आपको लॉ और जस्टिस के बीच में फर्क नहीं दिखाई दे रहा है? उस हैवान को क्या आपको नहीं लगता कि हमें उसे कटहरे में खड़ा करके और उसे एग्जीक्यूट कर देना चाहिए? आपको नहीं लगता हमें रोशनी को न्याय दिलाना चाहिए? हाँ भरत, मुझे भी लगता है यही कि वो हैवान है, उसे एग्जीक्यूट करना चाहिए, मगर वो जुवेनाइल है। अयोध्या एक जुवेनाइल को नहीं मारेगी। भरत को बहुत गुस्सा आया हुआ था। टेबल पे उन्होंने हाथ मारा और अपना गुस्सा दर्शा रहे थे तो पीछे से आवाज आई, भरत। तीनों ने देखा कि गुरु वशिष्ठ सामने खड़े हुए थे। भरत ने अपना गुस्सा कंट्रोल किया और उन्हें नमस्ते करा। लक्ष्मण का तो गुस्सा कंट्रोल हो ही नहीं रहा था, उन्होंने कोशिश भी नहीं करी कि वो कंट्रोल करते, बल्कि उनका गुस्सा तो अब गुरु वशिष्ठ की ओर डाइवर्ट हो गया। गुरु वशिष्ठ धीरे धीरे अंदर आए और उन्होंने भरत और लक्ष्मण को कहा, राम सही कह रहा है, कानून सबसे ऊपर होता है। तो भरत ने कहा, क्या हमने अपनी बहन को वचन नहीं दिया था? क्या हमारा ये धर्म नहीं था कि हम उसे बचाते? तो गुरु वशिष्ठ ने कहा, कानून से बढ़ के तुम्हारा वचन भी नहीं हो सकता। भरत ने कहा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। क्या होगा फिर हमारे वचन का? तो वशिष्ठ ने कहा कि अगर तुम्हारा वचन कानून के विपरीत जा रहा है तो तुम्हें अपना वचन तोड़ना ही पड़ेगा और कानून को ही अपनाना पड़ेगा, क्योंकि यही धर्म है। लक्ष्मण जी ने तो गुस्से में कहा, गुरुजी जाके राम के पास खड़े हुए और बोले, देखो, ये देखो। उन्होंने राम का हाथ उठा के दिखाया, क्योंकि उन्होंने तब तक उसके ऊपर बैंड लगा रखा था अपने आर्चर्स बैंड। तब उन्होंने वो बैंड हटा के सबको दिखाया, ये देखो। भरत और लक्ष्मण शॉक्ड हो गए। वशिष्ठ जी ने आगे एक्सप्लेन किया, ये जिस दिन से जज ने जजमेंट दिया कि धानुका इस टर्म्स पे बच जाएगा कि वो माइनर है और ये लॉ का एक लूप होल है, उस दिन से राम ये रोज कर रहा है अपने हाथ के साथ कि वो अपने इन हाथों से अपनी बहन की रक्षा नहीं कर पाया। अपने आप को पनिश करने का ये इसका तरीका है और मैं इसे रोज रोकने की कोशिश करता हूँ, मगर ये नहीं मानता है। राम जी ने उस 7 रेपिस्ट का एग्जीक्यूशन तो अटेंड नहीं किया। जजेस लोग बहुत गुस्से में थे कि वो उस एक आदमी को पनिश नहीं कर पाए जो मेन अक्यूज्ड था। लॉ में राम जी ने बना रखा था, जब एग्जीक्यूशन होता है टू बी हैंग्ड टू डेथ, ये क्लॉज दे रखा था, मगर डिस्क्रिशनरी पावर जजेस के पास थे कि मोड ऑफ ऑपरेंडी, यानी किस तरीके से मारा जाए क्रिमिनल्स को, और प्रिजन के एक स्पॉट में मारा जाने का रिकमेंडेशन था, मगर ये जजेस खुद ले सकते थे डिसीजन। इसलिए उन जजेस ने अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए जो बाकी 7 लोगों को
मारने का, एग्जीक्यूशन करने का रूल देना था, उसे उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि वो पब्लिक प्लेस में किया जाएगा, सब लोगों के सामने किया जाएगा और दे विल बी ब्लेड टू डेथ, यानी उनका खून निकाला जाएगा और पेनफुल डेथ उनको दिया जाएगा और सब लोगों के सामने, जितना उनका डेथ पेनफुल हो सकता है, क्योंकि उन लोगों ने काम ऐसा किया था। अपना गुस्सा उन लोगों ने इस तरीके से जताया जजेस ने, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता था कि वो जो माइनर था वो एस्केप हो जाए। एस्केप तो वो हो गया। 7 क्रिमिनल्स का एग्जीक्यूशन सिटी के बाहर कंडक्ट करने का डिसीजन लिया गया, जहां पर कि 4 फीट ऊंचा एक प्लेटफॉर्म बनाया गया ताकि दूर से भी दिख सके कि क्या हो रहा है। और सुबह से लोग हजारों की तादाद में वहां जमा हो गए देखने के लिए उसको। कई लोग तो हाथ में अंडे और सड़े हुए सब्जियां लेके आए थे उन लोगों के ऊपर मारने के लिए। वो क्रिमिनल्स जब वहां लाए गए, उनके शरीर में इतने घाव थे, देख के पता चल रहा था कि ऑलरेडी उनको बहुत मारा गया है प्रिजन में, जेल में, यानी बाकी प्रिजनर्स ने भी और पुलिसमैन ने भी। बहुत कोशिश करने के बाद भी राम उन लोगों को रोक नहीं पाए थे, क्योंकि सब में इतना गुस्सा उफान भरा हुआ था। सारे कॉन्विक्ट्स को एक एक पिलर के साथ में ऐसा बांधा गया था कि उनके सर उसके अंदर से उस तरफ निकाल दिए गए थे और हाथ बांध दिए गए थे और सारे गार्ड्स नीचे उतर गए। ये एक क्यू था पब्लिक के लिए कि अब वो अपना काम कर सकते हैं। सारे विलेजर्स ने अपनी मिसाइल्स यानी एग्स और सड़े हुए वेजिटेबल्स फेंकने शुरू करे, मगर वो इतने ज़्यादा मात्रा में थे कि इवन उससे भी सारे क्रिमिनल्स के ब्लीडिंग होने लग गई और बहुत पेनफुल हो गया वो। सबको बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थे, कोई भी तीखी चीज़ या स्टोन्स वगैरह कोई नहीं यूज़ करेंगे मारने के लिए। पब्लिक को ये मना था, वैसे कोई चाहता भी नहीं था वो यूज़ करना, क्योंकि पब्लिक ये चाहती थी कि वो ऐसे घुट घुट के मरे और भुगत के मरे। नो वन वांटेड देम टू डाई वेरी इजीली। ये आधे घंटे चला, उसके बाद पब्लिक थोड़ी स्लो डाउन हो गई, प्रॉबेबली कि वही शायद एग्जॉस्ट एंड टायर्ड हो गए थे। उसके बाद ये बंद करके एग्जीक्यूशनर खुद पेडेस्टल पे चढ़ा और पहले कॉन्विक्ट के पास गया। जाकर ऑलरेडी वो कॉन्विक्ट परेशान था और टेरराइज्ड था, उसकी आंखों से दिख रहा था। फिर एग्जीक्यूशनर ने जाके उसके दोनों पैर इतनी दूर तक खींचे कि वो दर्द से कराहने लगा। उसके बाद वो एक बड़ा सा कील लाया और उसका एक पैर ज़मीन पे वुड पे रख के हथौड़े से ठोकने लगा। वो हॉरिफाइड हो गया क्रिमिनल और चिल्लाने लग गया और ये अपना ठोकता रहा और धीरे धीरे उस क्रिमिनल की आवाज़ अब बंद होने लगी। तब तक वो एग्जीक्यूशनर उसके दूसरे पैर पे गया, उसको भी नीचे लकड़ी के प्लैंक के साथ रख के कील से ठोकने के लिए। ये प्रोसेस अब एग्जीक्यूशनर ने उसका अगला पैर ख़त्म करके बाकी 6 क्रिमिनल्स के साथ भी यही प्रोसेस रिपीट किया और वो साइड पे जाके खड़ा हो गया। सारा क्राउड तब तक चिल्ला के और उसको देवर एक्सप्रेसिंग देयर अफर्मेशन कि जैसा किया जा रहा है इनके साथ वही सही था। इसके बाद वो एग्जीक्यूशनर पहले क्रिमिनल के पास गया जो ऑलरेडी बेहोश हो चुका था। उसके गले में कोई दवाई डाली गई और उसके चेहरे पे थोड़ा थप्पा के उसको वापस जगाया गया। उस क्रिमिनल को होश आया तो उसने बोला, मुझे मार डालो, दया करो, मुझे मार डालो। और उस एग्जीक्यूशनर का चेहरा तो पत्थर का हो गया। 4 महीने पहले ही उस क्रिमिनल के घर में उसकी पत्नी को एक बच्ची होने के लिए रोशनी ने हेल्प किया था, वही उसकी डॉक्टर थी। और तब उसको ये ख्याल नहीं आया जब वो काम कर रहा था भद्दा। 3 घंटे के ऐसे टॉर्चर के बाद एग्जीक्यूशनर ने अब अपने कमर से एक चक्कू निकाला और उस फर्स्ट क्रिमिनल के हाथ की जांच करने लग गया कि कौन सी नस काटने से ब्लीडिंग तुरंत नहीं ख़त्म हो जाएगी और धीरे धीरे होके ख़त्म होगी और धीरे धीरे ही वो मरेगा। ऐसे हर क्रिमिनल के हाथ का ऐसा नस उस एग्जीक्यूशनर ने काटा जिससे कि ब्लीडिंग सिर्फ ड्रॉप्स में हो रही थी। सबको समझ आ गया यहाँ से तो मौत कई घंटे दूर है अभी। इसके बाद एग्जीक्यूशनर प्लेटफॉर्म से नीचे उतर गया और घोषित कर दिया कि मेरा काम अब ख़त्म हो गया। फिर अब पब्लिक अपने हर्लिंग्स यानी वो अंडे और सब्जियां फेंकनी शुरू हो गई। अगला 2.5 घंटा लगा लास्ट क्रिमिनल को मौत की गोद में सोने को। ऐसी मौत उन्हें दी गई कि कई जन्मों तक उनकी आत्मा भी कांपती रहे कि ऐसा काम कभी गलत नहीं करना चाहिए।
सारी आम जनता ने लास्ट में ये कहा कि अब रोशनी को न्याय मिला है। मंथरा अपनी कुर्सी पे बैठ के सब कुछ देख रही थी और उन्होंने एग्जीक्यूशनर को बहुत अच्छा पे भी किया था कि जो क्रिमिनल्स की मौत होनी चाहिए वो इतनी ही दर्दनाक होनी चाहिए। सब कुछ मंथरा ने विटनेस किया, देखा, मगर उनके मन को शांति बिल्कुल नहीं हुई। अभी भी उनकी आंखों में इतनी नफरत और उतना गुस्सा भरा हुआ था। माँ जो थी वो रोशनी की। मंथरा ने एक घड़ा अपने सीने के साथ लगा रखा था। उसमें रोशनी को जलाने के बाद के एशेस उसमें थे और वो उस एशेस को प्रॉमिस कर रही थी। कह रही थी रोशनी को कि मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ कि वो जो 8वां क्रिमिनल था वो भी बचेगा नहीं, वो भी ज़रूर ही विल हैव टू पे फॉर हिज डीड्स। राम जी के ऑफिस में गुरु वशिष्ठ और राम जी बैठ के बातें कर रहे थे। जिस तरीके से क्रिमिनल्स को मारा गया था उसमें रामचंद्र जी की बिल्कुल सहमति नहीं थी। वो बार बार कहते रहे ये बिल्कुल सैवेज और बार्बरिक, यानी ये तो जंगली काम हुआ। जजेस ने जो जजमेंट पास किया उसमें उनकी अपनी पर्सनल उनका आक्रोश छलक रहा था। ऐसे तो नहीं होना चाहिए। हाँ, मौत की सजा वाजिब थी, देना चाहिए था, एग्जीक्यूशन देना चाहिए था। इस तरीके से मारना, इतना इनह्यूमनली मारना। गुरुजी ने कहा अच्छा, मारना भी कोई ह्यूमनली भी हो सकता है। तो राम जी ने कहा क्यों, आपको लगता है कि ये जो किया ये सही किया? तो गुरुजी ने पूछा अच्छा तुम बताओ, अब किसी और आदमी को ऐसा क्राइम करने में डर लगेगा कि नहीं लगेगा? रेप एंड मर्डर इतनी गंदी तरीके से, ऐसा जो उनकी हालत देखी उन क्रिमिनल्स की, क्या कोई डरेगा? रामचंद्र जी को हाँ भरना पड़ा। हाँ, अब कोई ऐसा काम करने के लिए बहुत सोचेगा, नहीं करेगा कोई। तो गुरुजी ने कहा बस, तो उनको जो पनिशमेंट मिला उसका पर्पस सॉल्व हो गया। यही पर्पस था ना कि हम आगे उसको कैसे रोकें। तो राम जी ने कहा मगर मेरे को कभी कभी ये लगता है कि मैं कैसे लोगों को लीड कर रहा हूँ। आर दे वर्थ दैट आई लीड देम? गुरुजी ने कहा कि तुम्हारा काम नहीं है, किसी भी लीडर का ये काम नहीं होता है कि लोगों को चूज करके उनको लीड करे। उसका काम ये है कि जो भटके हुए हैं या जो मॉन्स्टर, जो हैवान है, उनके अंदर भी उस भगवान को पहचाने और उसे सही रास्ते पर लाएं। राम जी ने कहा गुरुजी आप तो अपनी बातों को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। गुरुजी ने कहा देखो, यूनिवर्सल लॉ जो एक होती है उसे वक्त के साथ बदलना पड़ता है। आज की मांग यही है कि आज जो किया, जो फैसला दिया गया वो सही था, क्योंकि एक राजा का ये कर्तव्य है अगर लोगों में बहुत गुस्सा भरा है तो उन्हें स्टेबलाइज करे और उन्हें सेंटर पे लाए, यानी बैलेंस में लाए। और जो सोसाइटी बिल्कुल पैसिव रहती है, ना तो उनके पास गुस्सा ना एंगर है, किसी गलत चीज में आवाज भी नहीं उठाते हैं, तो ये राजा का कर्तव्य है कि उन्हें कोई ऐसा रास्ता बताए कि उन्हें अपना इमोशंस जाहिर करने का मौका मिलना चाहिए। बिकॉज हर चीज बैलेंस में सोसाइटी में होनी चाहिए, तभी सोसाइटी सही चलती है। इसलिए आज जो ये हुआ ठीक था, आगे कुछ सालों बाद पता चलेगा कि इसका असर क्या होगा। इसके बाद गुरु वशिष्ठ ने सोचा अब मेरे पास समय बर्बाद करने को है नहीं, तो उन्होंने राम जी से कहा राम, मैं तुमसे कुछ बताना चाहता हूँ। कोई आ रहा है तुमको ले जाने के लिए, और वो अगर मेरे बारे में तुम्हें कुछ कहता है बस वो तुम उस पर विश्वास मत करना। राम जी थोड़े पजल्ड हो गए, आप ये क्या कह रहे हैं, कौन आ रहा है मेरे को लेने? बस तुम इतना तसल्ली रखो कि तुम बहुत सेफ हाथों में रहोगे, तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं होगा। मगर वो मेरे बारे में तुम्हें जो कुछ भी बोले, तुम इस बात का याद रखना, तुम मेरे बेटे से बढ़कर हो और मैं तुमसे वो करवाना चाहता हूँ जिस चीज के तुम काबिल हो और अपने धर्म को तुम निभा सकते हो भली भांति। मेरी जिंदगी का वो एक ही एम रहा है और मैं चाहता हूँ कि तुम उस पर खरे उतरो। बस इतना तुम मेरे बारे में याद रखना। रामचंद्र जी थोड़े पजल्ड हुए। अब नेक्स्ट सीन कैकेयी और मंथरा के बीच की बातें हैं रानी कैकेयी के महल में। मंथरा उनसे बता रही थी कि वो चाहती है कि उस धानुका को अब वैसा ही मौत मिलना चाहिए, बल्कि और भयानक, यानी शी वांटेड रिवेंज फॉर हर डॉटर। सिंपल सी बात थी। और कैकेयी उसके लिए मना कर रही थी कि मंथरा तुम समझा करो, लॉ अब उसको इसकी इजाजत नहीं देता है। असल में कैकेयी अब ये एडमिट नहीं कर सकती थी ना कि राजा दशरथ के ऊपर या अपने राम के ऊपर उसकी कोई पहुंच थी जो अपना काम करा ले। और मंथरा ने अपने बैग से एक हुंडी के पेपर्स निकाले और उसको कहा कि मैं जितना भी पैसा चाहे खर्च कर सकती हूँ।
और उसने वो हुंडी निकाल के रानी कैकेयी को दिखाई। रानी कैकेयी की तो आंखें बिल्कुल खुली फटी की फटी रह गई। शी वॉज शॉक्ड। उसमें अमाउंट जानते हैं कितना था? पूरी अयोध्या के रॉयल रेवेन्यू के 10 साल की जो रेवेन्यू होती उससे भी ज़्यादा के पैसे की हुंडी थी वो। कोई भी उसे एनकैश कर देता। और मंथरा बोली, इतने बड़े पैसे को एनकैश करना हर किसी के बस की नहीं है। जिस दिन आप बोलेंगी मैं खुद एनकैश करा के इसके बदले में सोने के सिक्के दे दूंगी। रानी कैकेयी समझ गई कि अब अचानक से वो राजा से भी ज़्यादा धनवान हो गई हैं। जो सपना उनको टूटता दिखाई दे रहा था रिसेंट डेवलपमेंट की वजह से, यानी उनके पुत्र भरत को राजा बनाने का, अब वो वापस शेप लेता हुआ उन्हें दिखाई दिया। उन्होंने हुंडी हाथ में ली और इस बात के लिए उन्होंने सहमति क्या कर दी कि उस धानुका को बिल्कुल वैसे ही मौत मिलनी चाहिए। यानी मंथरा कह रही थी कि उसको जल्दी मौत नहीं आनी चाहिए। ही शुड सफ़र एंड डाई। जैसे कि उसने मेरी बेटी के साथ किया वैसे उसको सफरिंग वाली डेथ मिलनी चाहिए। कैकेयी ने उसे प्रॉमिस किया कि ऐसा ही होगा। मंथरा से मिलने के बाद कैकेयी को भली भांति पता था कि अब उसे क्या करना चाहिए। महारानी सीधे अपने पुत्र भरत के क्वार्टर्स में गई, मगर अब उन्हें राम या उनके कानून के बारे में दुहाई देके कोई फायदा नहीं था। उनको अच्छी तरह से पता था कि भरत का फेथ अब राम जी की ओर ज्यादा है। इसलिए उन्होंने जाते ही रोशनी की मौत को बदला दिलाने के लिए उसकी दुहाई शुरू करी कि जो हार्डकोर क्रिमिनल था, जो मेन अक्यूज था, वो जुवेनाइल होने के कारण अभी तक बचा हुआ था। इनफैक्ट अयोध्या की नोबिलिटी के खजाने से उसके रोटी पानी का खर्चा चल रहा है और हम ऐसे क्रिमिनल को पाल रहे हैं। भरत बार बार ये कहते रहे कि मैं लॉ को नहीं ब्रेक कर सकता क्योंकि राम दादा का कानून जुवेनाइल को सजा देने में या उसको मौत की सजा सुनाने में इत्तेफाक नहीं रखता है। ऐसे में मैं क्या कर सकता हूँ? कैकेयी बार बार कहती रही, रोशनी तुम्हारी मुंह बोली बहन थी, उसने तुम्हें राखी बांधी थी, क्या तुम उसका बदला नहीं लोगे? उनकी माँ का पर्सुएशन देख के भरत को थोड़ा डाउट हुआ। क्यों माँ, आप इसमें इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही हैं? कैकेयी बोली, क्यों, वो तुम्हारी बहन थी, शी बिलोंग टू द नोबिलिटी क्लास। एक गवार विलेजर ने उसके पास इतना गंदा मजाक किया है, क्या तुम उसका बदला नहीं लोगे और उसको मौत के घाट नहीं उतारोगे? भरत ने कहा, यही काम अगर एक नोबिलिटी क्लास के आदमी ने एक विलेजर लड़की के साथ किया होता तो क्या आप तब भी ऐसी एक दुहाई लेके आती, उसकी मौत के फरमान लेके आती? कैकेयी चुप रही। उसे पता था कि अगर वो हाँ बोलती तो भरत उस पर विश्वास तो नहीं करते। अब कैकेयी ने अपने अंग वस्त्र से एक कपड़ा निकाला जो कि खून से सना हुआ था। ये वो था जो रोशनी के बॉडी को कवर किया हुआ था। उसने उसे भरत के सामने रख दिया। भरत ने उसे हाथ में उठाया, एक बार उसकी ओर देखा और एक बार अपने हाथ पे बंधी हुई राखी की ओर देखा जो रोशनी ने बांधी थी, और उनकी आंखों में आंसू आ गए। अब क्या था, वो कैसे मना करते? वो तैयार हो गए कि धानुका को मौत के घाट वो जरूर उतारेंगे, मगर मुद्दा ये था कि वो इस काम को अंजाम देंगे कैसे, कानून के खिलाफ कैसे जाएंगे बिना पकड़े जाए। कैकेयी के पास इसके लिए भी सॉल्यूशन था। उन्होंने कहा, तुम एक डिप्लोमेटिक मीट में जाने के लिए यहाँ से चले जाओ और अपने कुछ भरोसेमंद आदमियों को कह दो कि धानुका को जेल से छुड़ाकर वो ले आएंगे, और बाहर जाके तुम इस काम को अंजाम दे देना और अपने मीट पे चले जाना। न तो तुम यहाँ रहोगे, न तुम्हारे पे कोई शक जाएगा। पहली बार ऐसा होगा कि राम को लगेगा कि वो इस खूनी को नहीं पकड़ पाया। डिप्लोमेटिक मीट, ऐसा कोई डिप्लोमेटिक मीट का इन्विटेशन तो हमारे पास अभी है नहीं। कैकेयी ने कहा नहीं है। भरत ने कहा नहीं है। रोशनी की मौत के बाद उस कंफ्यूजन में वो नजरअंदाज हो गया। तुम जाके देखना, तुम्हारी कैकेयी देश से एक मीटिंग का इनविटेशन आया हुआ है। दरअसल में कैकेयी ने एक पुराने इनविटेशन का डेट चेंज करवा के अपने किसी भरोसेमंद आदमी को पैसे देके फाइल में वो इनवाइट सबसे ऊपर रखवा दिया था कि एक डिप्लोमेटिक मीट के लिए यहाँ से बुलाया जा रहा है। धानुका के प्रिजन के कमरे में, जो काल कोठरी के समान बिल्कुल घोर अंधेरे में था, आज के दिन वेंटिलेटर से भी कोई चांद की रोशनी नहीं आ रही थी क्योंकि चांद नहीं दिख रहा था। और उसकी आंख नींद से रात को खुली जब उसके कक्ष का दरवाजा किसी ने खोला। तुरंत वो एक्शन में आने के लिए मुट्ठी बांध के सोने का बहाना करने लगा कि जैसे कोई आएगा मैं उसे मार गिराऊंगा और भाग लूंगा। मगर वो खड़ा हुआ, उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। अचानक से पीछे से उसके सर पे इतनी जोर से वार हुआ और उसके नाक के सामने एक कपड़ा सुंघाया गया। बहुत स्वीट स्मेलिंग चीज थी। वो तुरंत पहचान गया कि वो क्या था, क्योंकि अपने विक्टिम्स को बेहोश करने के लिए वो वही यूज करता था। इसके बाद जब धानुका की आंख खुली
तो वो समझ गया था कि वो अयोध्या से बाहर शायद जंगल में है, क्योंकि बहुत से क्रिकेट्स उड़ते हुए उसको सुनाई भी दे रहे थे और दिखाई भी दे रहे थे। जैसे ही वो उठने की कोशिश करता, दोबारा से उसकी नाक के सामने कपड़ा सुंघा दिया गया और वो फिर से बेहोश हो गया। अब जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि वो उसी बैलगाड़ी में था जिसमें कि उसको ले आया गया था पहले, क्योंकि पहियों की आवाज़ आ रही थी अभी भी, और उसके ऊपर पूरा भूसा लगा हुआ था। बैलगाड़ी अब रुक गई। वो उठकर बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लड़खड़ा रहा था क्योंकि उसका सर अभी भी भन्ना रहा था। वो किसी तरह उसको पकड़ के, बैलगाड़ी को ही पकड़ के नीचे उतरा। सामने एक आदमी खड़ा मिला। उसने प्याले में कुछ दिया उसको पीने के लिए धानुका को। धानुका सोच में पड़ गया। इसके पहले कुछ पूछता या कहता, उस आदमी ने कहा, इसे पी लो, तुम्हारे सर के लिए बहुत अच्छा है, ठीक हो जाएगा सर, क्योंकि आगे जो होने वाला है उसके लिए तुम्हें बिल्कुल तैयार रहना पड़ेगा। कोई जवाब दिए बिना चुपचाप धानुका ने पी लिया और वास्तव में चमत्कार की तरह अगले ही क्षण उसका सर बिल्कुल क्लियर हो गया, दर्द भी उसका गायब हो गया। वो आदमी वहां से चला गया अचानक और धानुका ने पूछा, तुम कहाँ चले? मगर वो तो गायब हो गया। फिर अगले क्षण उसने देखा एक बहुत गोरा चिट्टा आदमी, स्पिक एंड स्पैन धोती और अंगवस्त्र पहने हुए, सर के बैंड में एक मोरपंख लगाए हुए और आगे से आता हुआ दिखा। धानुका ने देखा, राजकुमार भरत। तुरंत उसने अपने घुटने टेक लिए उनको प्रणाम करने के लिए और बोलना पड़ा, मैं जानता था आप जरूर मुझे समझेंगे, आप जरूर आएंगे। वो आपका भाई राम, वो इतना सीधा है, उसे समझ नहीं आता कि औरतें जो होती हैं वो भोग का वस्तु होती हैं। भरत बिल्कुल पत्थर की तरह खड़े रहे। अचानक से अपना हाथ आगे करके उन्होंने उसको गर्दन से उठा के ऊपर पक कर दिया। धानुका ने ये उम्मीद नहीं करी थी। भरत ने कहा, औरतें भोग की वस्तु नहीं होती हैं, दे आर टू बी लव्ड। धानुका एंटेगनाइज करने लगा। अचानक से कहीं से 20 जोड़ी हाथ आके उसको उन्होंने दबा लिया। छुड़ा के भागने की कोशिश करता, उसके पहले 3 जन जाके उसको मार पीट के वापस ले आए। एक आदमी ने उसके मुंह के ऊपर मार के उसका एक दांत तोड़ दिया, दूसरे आदमी ने उसकी नाक तोड़ दी। भरत जी ने इंस्ट्रक्शन दे दिया, बांध दो इसको। उन लोगों ने उसके हाथ भी पसार के खोल के, पैर भी दोनों पसार के खोल के इस तरीके से बांध दिया। भरत ने मुड़ के शत्रुघ्न से कहा, शत्रुघ्न, मैं लास्ट बार कह रहा हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हें इसका हिस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है। शत्रुघ्न ने कहा, दादा, मैं आपको कभी भी नहीं छोड़ूंगा, और वैसे भी ये कानून हो नहीं हो, यही न्याय है, ये होना जरूरी है। वहां से धानुका चिल्ला पड़ा, ये न्याय नहीं है, ये राम का न्याय नहीं है, मैं जुवेनाइल था, बार बार चिल्लाता रहा। भरत ने कहा, तुम जुवेनाइल थे, अब नहीं हो। उन्होंने उसके मुंह की ओर देखे एक मुक्का मारा और कहा, इस जगह को पहचानते हो तुम? तब धानुका को रियलाइजेशन हुआ। आसपास देखा, ये वही जगह थी जहाँ पे रोशनी के साथ उसने और उसके दोस्तों ने बहुत घटिया वाला भद्दा जो मजाक किया था। एक आदमी ने भरत जी को एक मेटल की बोतल पकड़ाई। उसका ढक्कन खोल के भरत ने धानुका को उसे सुंघाया और उसका रूह कांप गया। इट वॉज एसिड। एक और आदमी ने उनको एक ड्रिल पकड़ाया। बोतल वापस करके भरत जी ने वो ड्रिल लिया और उसके शोल्डर पे निशाना साधा और कहा, अब तुम्हें पता चलेगा पेन और सफरिंग होती क्या है। धानुका की तो रोंगटे खड़ी हो गई और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। बाकी सब बोले, तुम जितना मर्जी चिल्लाओ, यहाँ तुम्हारी आवाज कोई सुनने वाला नहीं है, न कोई तुम्हें बचाने आने वाला है। एक दूसरे आदमी ने भरत के हाथ में हथौड़ा पकड़ाया। भरत जी ने निशाना साध के फाइनली उसके एक शोल्डर में बहुत जोर से वार किया। जो चीख धानुका की निकली, पास में बहते हुए सरयू के प्रवाह से भी ऊंची चीख, आसमान चीर गई हो मानो। इसके बाद, इन सब काम को अंजाम देने के बाद, भरत और शत्रुघ्न ने अपने खून से सने हुए कपड़ों को जला डाला। उन्होंने नए वस्त्र पहन लिए और जगह को सब साफ सुथरा करके वो वहां से चले गए। आगे जाके कैकेयी अपने रथ से उतरी और भरत और शत्रुघ्न दोनों को उन्होंने शाबाशी दी कि तुम लोगों ने न्याय का साथ दिया है और बिल्कुल जो किया वो न्याय था। दरअसल में शत्रुघ्न और भरत का गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हुआ था। गुस्सा ऐसी चीज है जिसको जितनी हवा दी जाए वो बढ़ता रहता है, मगर आदमी विवेकपूर्ण नहीं हो तो उसे ये समझ नहीं आता कि गुस्से को विराम कहाँ देना चाहिए। ऑथर लिखते हैं कि भरत और शत्रुघ्न उस परिपक्वता के लेवल तक पहुंचे नहीं थे जहां उन्हें समझ आए कि गुस्से को कहाँ विराम देना चाहिए।
धानुका का शव कुछ गांव वालों को अगले दिन मिला, जब उन्होंने देखा कि कौवों का एक बहुत बड़ा झुंड आसमान में उसके बॉडी के ऊपर मंडरा रहा था, यानी उसके शरीर के हिस्सों को नोच के खाने के लिए। उन्होंने जाके देखा और रस्सियां खोली और उसे नीचे लिटाया। एक आदमी ने उसे पहचान लिया कि वो धानुका था। उसने कहा, छोड़ देते हैं हम इसको ऐसे ही, यहीं पर चलते हैं यहाँ से। एक दूसरे आदमी ने मगर कहा नहीं, उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। दरअसल में वो रोशनी को खूब अच्छे से पहचानता था और जानता था कि वो कितने अच्छी सर्विस कर रही है सबके लिए। जैसे ही उसको पता चला था कि ये धानुका था जिसने इतनी घिनौनी हरकत करी है, वो इंतज़ार कर रहा था कि उसे ये मौका मिलता कि वो धानुका का अंत कर देता। मगर आज ऐसी हालत में उसे देख के उसकी आंख में बस ये आंसू आया कि मुझे ये मौका नहीं मिला। उसने थूका उसके शरीर पर और हालत उसकी ऐसी थी कि जगह जगह छेद किया हुआ था और उसके अंदर ऐसी जैसी कोई चीज़ डाली गई हुई थी। उसके पेट के अंदर से एक चक्कू निकाल के ऐसे घुसाया हुआ था कि वो पीछे पेट तक वो चक्कू गया हुआ था। यानी इस तरीके से मारा गया था कि धीरे धीरे ब्लीडिंग होकर उसकी मौत हुई होगी और बहुत दर्दनाक हुई होगी। क्या पता जब इन लोगों ने देखा और वो कौवे मंडरा रहे थे तब तक भी वो जिंदा रहा हो। इसलिए अब उस आदमी ने कहा, नहीं, हमें खबर कर देनी चाहिए अयोध्या में। उसने किसी दूसरे आदमी को कहा कि तुम जाके अयोध्या में खबर कराओ कि यहाँ हुआ क्या है। मंथरा अपने आदमी ध्रुयु और कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ अपने घोड़ा गाड़ी में बैठ के उस जगह पहुंची जहां पर की क्रिमेशन की सेरेमनी हो रही थी। 7 पंडित सेरेमनी कर रहे थे, यानी नदी के किनारे। और जब सब कुछ खत्म होने की ओर आया और सीढ़ियों से उतर के मंथरा नदी के पास गई, पंडित वहाँ पे मंत्रों की चैंटिंग कर रहे थे और उसने अपने सीने से लगा के 2 घड़े पकड़े हुए थे। एक में उसकी बेटी के एशेस थे, दूसरे में वो खून से सना कपड़ा जो कैकेयी ने उसे वापस दिया था। सारी प्रोसीडिंग्स होने के बाद फाइनली मंथरा ने अपनी बेटी के लास्ट रिमेन्स यानी एशेस, वो राख पानी में छोड़े और उससे दूर उसके एशेस जाने लगे। मंथरा ने प्रेयर बोली, मेरी बच्ची, इस गंदी दुनिया में वापस मत आना। तुम्हारे जैसे शुद्ध आत्मा के लिए ये धरती बनी नहीं है। आसमान की ओर देख के उसका गुस्सा उफान पे आया और वो राम का नाम ले रही थी। कह रही थी, जिस दरिंदे ने मेरी बेटी के साथ ये हरकत करी, तुमने उसको बचाया। मैं ये बात सदा याद रखूंगी। चलिए दोस्तों, अब ये और आगे होने वाली चीज़ों के लिए ग्राउंड्स बनते जा रहे हैं। अगले एपिसोड में देखेंगे कि इन सब का नतीजा क्या होने वाला है। और धानुका की बॉडी मिली तो उसके ऊपर